तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा 26 एंड 27 है। ठीक है, ये हमारे एपीयू की प्री के हिसाब से सीरीज चल रही है। इसमें हम बीएससी को क्लियर कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सो हम आज में इसमें डिस्कस करेंगे कि द स्टेटमेंट फॉर द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। ठीक है, जिनको एज अ विटनेस की तरह कॉल नहीं किया जा सकता, तो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं क्या उनको एज अ हम एविडेंस की तरह हम मान सकते हैं, क्या उनको प्रूफ किया जा सकता है, तो ये हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें 26 एंड 27 जो है इससे डील करते हैं। 26 का क्लॉज 1 जो है इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से पर्सन हैं जिनको कॉल नहीं किया जा सकता एज अ विटनेस। ठीक है, देयर आर सम रीजंस फॉर दैट। 26 बोलता है कि केसेस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट बाय द पर्सन हु इज अ डैड, क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, एंड कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी इज अ रेलिवेंट। ठीक है, कोई भी केस मतलब ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें कोई स्टेटमेंट रेलिवेंट है। ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट दिया गया है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि डेड हो चुका है, या उसको कैन नॉट बी फाउंड, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके द्वारा जो भी पहले कोई स्टेटमेंट दिया गया था वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज अ, या तो वो डेड हो चुका है, एंड हु कैन नॉट, वो क्या नहीं हो रहा है, बी फाउंड, वो नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, हु कैन नॉट बी फाउंड, और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस, देने में वो इनकेपेबल हो गया है, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस, बिना एक्सपेंसेस को और जो भी डिले हो रहा है ना, बिना उसके हम उसको अटेंड नहीं कर सकते। मतलब जब उसको अटेंड करेंगे ना तो उसमें डिले भी ज्यादा लगेगा और एक्सपेंसेस भी ज्यादा लगेंगे, इसीलिए जो भी उसका स्टेटमेंट हो जाएगा वो इसमें रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो डेड हो चुका है, या वो मिल नहीं रहा है, या इनकेपेबल हो गया एविडेंसेस देने में, किसी भी वजह से कि साउंडनेस नहीं रहा है वो, अब किसी भी वजह से क्या हो चुका है, वो इनकेपेबल हो गया है या डेड हो चुका है, फाउंड नहीं हो रहा है, या फिर उसकी अटेंडेंस जो है बिना किसी अमाउंट ऑफ डिले की, एक्सपेंसेस के प्रिक्योर नहीं की जा सकती है। ठीक है, अंडर विच द सर्कमस्टांसेस केसेस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट को अनरीजनेबल लगती हैं वो सिचुएशंस, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उनका रेलिवेंट हो जाएगा। आर देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट जो हो जाएंगे, जो रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर दिए गए वो रेलिवेंट हो जाएंगे। किन किन सिचुएशंस में होंगे, ये हमारी दे रखी है, ए से लेके एच तक की सिचुएशन दे रखी है कि किन किन केसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होता है किसी पर्सन के द्वारा दिया गया वो रेलेवेंट हो जाएगा। देखो पहला बोलता है ए में बोला गया कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन हु sorry person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transactions which result in his death in the cases in which the cause of that person's death come into the question. Thus, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under the expectation of the death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death came into the question. देखो इसमें क्या बोल रखा है, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति क्या हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, मतलब अब वो क्या बता रहा है, जो भी उसकी कॉज ऑफ डेथ है कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है, उसकी कॉज ऑफ हिज डेथ मतलब जो भी उसकी कॉज, किस वजह से उसकी डेथ हुई है, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से उसकी रिजल्ट हो गया, मतलब डेथ हो गई थी, रिजल्ट इन हिज डेथ, जो भी सर्कमस्टांसेस है ऐसी हुई थी वो सर्कमस्टांसेस जिसके रिजल्ट क्या निकला, डेथ हो गई उसकी। इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ केम इनटू द क्वेश्चन, अब ये चीजें कहाँ रेज हो रही है, वहां रेज हो रही है जहां ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि उस पर्सन की कॉज क्या था डेथ होने का, कि रीजन क्या था, वहां ये चीज रेज हो रही है। सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट हो जाए, कोई भी स्टेटमेंट अगर उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा वो रेलिवेंट हो जाएगा वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट। अब जिस पर्सन ने जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है, तो वो क्या था, अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ, जरूरी नहीं है कि वो उसको मालूम हो कि मैं स्टेटमेंट देने के बाद में मेरी डेथ हो जाएगी, जरूरी नहीं है, उसको एक्सपेक्टेशन हो अपने डेथ के बारे में या नहीं हो, इट इज नॉट नेसेसरी। एट द टाइम व्हेन दे वर मेड, जब वो स्टेटमेंट दे रहा था तो वो उसको अपने डेथ की एक्सपेक्टेशन थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड whatever may be the nature of the proceedings in which the cause of his death came into the question, कोई भी तरीके की प्रोसीडिंग्स हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है, सिविल हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसीडिंग्स हो सकती है जब उसकी डेथ के रीजंस जो है कि किस वजह से उसकी डेथ कॉज हुई थी, ये जब कोई क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था तो कोई किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जिसकी डेथ होने वाली है,
अभी डेथ हुई नहीं है, उसने अपने खुद से स्टेटमेंट दिया है, अपनी डेथ की रीज़न बताया है कि किस वजह से मेरी डेथ कॉज़ हुई थी या क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से मेरी डेथ हो रही है, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है, जब वो चाहे वो जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके सामने दे रहा है या फिर जब वो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था उसको, तो वो उसके सामने दे रहा है। डॉक्टर के सामने दे रहा है, किसी पर्सन के सामने अगर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो, उसको एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी नहीं है कि उसको डेथ की एक्सपेक्टेशन हो इस मैटर में, नहीं है। और किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर आ सकती है, प्रोसीडिंग का नेचर कुछ भी हो सकता है, जब ये क्वेश्चन रेज़ हो रहा है कि उसकी डेथ की रीज़न क्या थी, कॉजेज़ ऑफ द डेथ क्या थी, ठीक है? तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, एज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन हम इसको कंसीडर करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एक मैक्सिमम होती है। मैंने पहले भी बताया था कि हम मैक्सिमम को एक ही क्लास के अंदर वाइंड अप करेंगे। ठीक है? तो यहाँ ये रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है किसके बारे में? कोर्स ऑफ बिज़नेस के बारे में बोल रखा है कि व्हेन द स्टेटमेंट वाज़ मेड बाय द सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस एंड इन द पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एन एंट्री मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन द बुक केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस और in the discharge of the professional duties or the acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, security, or property of any kind, or the document used in the commerce written or signed by him, or of the date of the letter or other documents usually dated, written or signed by him. देखो इसमें ये बोल रखा है, सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी चीजें लिखता है, करता है, जो भी एंट्रीज देता है, मेमोरेंडम प्रिपेयर करता है, ठीक है, जो भी गुड्स वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी चीजें रिसिप्ट करता है, कोई भी सिग्नेचर्स वगैरह करता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, रेलिवेंट हो जाती है जो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय द पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई स्टेटमेंट कब बनाया गया है, किसने, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे बनाया गया है। एंड इन द पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एंट्री, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो गई थी, एंट्री कर रहा है वो, मेमोरेंडम मेड किया जा रहा है उसको कि अपनी जो भी बुक है उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे उसमें कोई भी एंट्री कर रहा है वो, ठीक है, मेमोरेंडम प्रिपेयर कर रहा है उसके अंदर और डिस्चार्ज कर रहा है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को या एक्नॉलेजेस, रिटन दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट देता है, या तो रिटन हो सकती है, साइंड हो सकती हैं, जो भी वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जब किसी भी चीज को, मनी को, गुड्स को, कोई सिक्योरिटीज को या प्रॉपर्टी को, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को जब वो ले रहा है, तो उस पर अपने एक्नॉलेजमेंट देता है रिटन या साइन के द्वारा, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो उसने अपने कॉमर्स में यूज कर रहा है, रिटन या साइन किया गया है उसके द्वारा, या जो भी डेट ऑफ द लेटर और द डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड, मतलब कोई भी डेट मेंशन कर रहा है किसी लेटर के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी डेटेड किया गया है, उसको रिटन या साइन किया जा रहा है उसके बाद द्वारा, तो ये सारी जब चीजें की जा रही है ना, तो जो भी स्टेटमेंट उसके द्वारा ऑर्डनरी कोर्स में मेड किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जब की जा रही है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी। जैसे इसमें हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि अगर किसी बच्चे की जब डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता चलाना होता है कि डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या थी, किस दिन उसका बर्थ हुआ था, तो जो सर्जन्स होते हैं ना वो एक एंट्री अपनी एक बुक रखते हैं अपने पास में, उसमें एंट्रीज करते हैं कि डे बाई डे के कौन महिला इसमें यहाँ पे आई थी उनके पास में, उनके हॉस्पिटल में एज एडमिट हुई थी, ठीक है, जो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी डिलीवरी के टाइम पर। तो वो जो डिलीवरी, जब बच्चे का डिलीवरी होती है ना, तो वो डेट वो मेंशन करते हैं उसके अंदर। तो वो क्या चीज़ हो जाएगी इसमें, जब डेटेड की गई है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड किया जा रहा है तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी कि उस डे को इस बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट ये बोलता है द स्टेटमेंट्स इज अगेंस्ट द पेक्यूनियरी एंड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु मेकिंग इट or when if true it will expose him or would have exposed him to the criminal prosecution or to the suit of damage। देखो अब कोई भी एडमिशन, कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, उसके ही पिक्यूनरी और प्रॉपर्टरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में दिया जा रहा है, ठीक है, उसने स्टेटमेंट तो दे दिया। अब ये अगर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, अगर वो स्टेटमेंट कैसा होता, सही होता, तो वो उसको क्या कर सकता है, उस पर्सन को जो उसने स्टेटमेंट दिया है उसको उसके अगेंस्ट में हो जा सकता है और वो उसको एक्सपोज कर देता है उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, किसी भी डैमेजेस सूट हो डैमेजेस के लिए उसको क्या कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है। तो जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है अपनी पिक्यूनरी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट में, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी। देखो डी में क्या बोला गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट गिवन गिव्स एज द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट कस्टम्स मैटर ऑफ द पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट और द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट एग्जिस्टेड
he would have been likely to be aware when the such statement was made before the controversy as to such right custom matter had arisen. देखो डी में क्या बोल रखा है, कोई भी स्टेटमेंट है जो किसके बारे में बात करता है, कोई ओपिनियन देता है, कोई भी पर्सन जो ओपिनियन देता है स्टेटमेंट के तौर पर, गिव्स द ओपिनियन ऑफ द सच पर्सन, कोई भी पर्सन क्या देता है, अपना ओपिनियन देता है एज स्टेटमेंट की तरह, ठीक है। तो एज टू द एग्जिस्टेंस, अब ओपिनियन किसके रिगार्डिंग दे रहा है वो, किसी एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट एंड कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, कि कोई भी पब्लिक राइट है या कस्टम है ये, या फिर जो जनरल इंटरेस्ट में जो भी पब्लिक या जो भी कस्टम्स वगैरह है वो क्या करते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी पर्सन उसके बारे में क्या है, अवेयर है। टू बी अवेयर, जो भी पर्सन जिस भी व्यक्ति को उसके पब्लिक राइट्स या कस्टम के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है उसको कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर वो रियल में एग्जिस्ट करती है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, व्हेन स्टेटमेंट जब उसने दिया है ना, वो किसी भी कंट्रोवर्सी से पहले होना चाहिए। मतलब उस पब्लिक राइट या फिर वो जो भी कस्टम है, उसमें जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे पहले का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके की कोई राइट जो है पब्लिक जो भी राइट है या फिर कस्टम्स है, वो एग्जिस्ट करते थे और ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ओपिनियन दिया गया था, जो कि क्या उन उन चीज़ों के बारे में अवेयर था। उस व्यक्ति का क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, जब वो कंट्रोवर्सी होगी उसके टाइम पे क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी से पहले स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। ये बोलता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप ऑफ द ब्लड मैरिज, स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप किस तरीके का है, ब्लड मैरिज अडॉप्शन बिटवीन द पर्सन एज टू whose relationship by the blood marriage adoption the person making the statement had a special means of knowledge, ठीक है। अब स्टेटमेंट कौन दे रहा है, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उस ब्लड मैरिज अडॉप्शन रिलेशनशिप के बारे में स्पेशल नॉलेज है कि वो रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट कब होना चाहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुट रेज होता है कोर्ट के सामने, तो उससे पहले ये स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एफ में बोलता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, यह बात किसके बारे में करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, वही सेम चीज है लेकिन थोड़ा अंतर है। जैसे रिलेशनशिप वही है, ब्लड मैरिज अडॉप्शन बिटवीन द पर्सन डिजीज, और यह डिजीज पर्सन की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति डिजीज हो गया है, जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका किसी भी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप किस तरीके का था, ब्लड मैरिज अडॉप्शन में किस तरीके का था। तो एंड जो स्टेटमेंट है ना, इज मेड किया जाएगा इन एनी विल डीड रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फैमिली टू विच सच अ डिजीज पर्सन बिलोंग, ठीक है। जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करता था, उसकी जो भी डीड है, जो भी उसके विल बनाई गई है उस फैमिली के रिगार्डिंग, तो जो भी, उसकी रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए जो भी बंदा क्या होगा इसमें, जिसको स्पेशल family pedigree upon the tombstone, family portrait or other things on which the statement are usually made when the such statement was, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को क्या होगी, इसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज होगी, उसके फैमिली के बारे में, ये बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फैमिली पेडिग्री या फिर अपॉन द टॉम्बस्टोन फैमिली है, मतलब इस तरीके से जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी, जो ठीक है। तो जो यूजुअली मेड किया जाएगा ना स्टेटमेंट, उस दौरान जो भी यूजुअली स्टेटमेंट किए गए थे, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, जो डिस्प्यूट रेज हो रहा है उससे पहले ही होना चाहिए। तो जो यूजुअली स्टेटमेंट जो मेड किए गए थे एज पर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप एज द ब्लड मैरिज अडॉप्शन ऑफ द डिजीज पर्सन, जो भी उसने अपनी जो भी विल या डीड बनाई थी एज टू अफेयर ऑफ द फैमिली के रिगार्डिंग, तो डिजीज पर्सन के जो बिलोंग करते थे उससे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रेलिवेंट हो जाएगी इसमें, जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। जी बोलता है व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन इन एनी डीड विल और अदर डॉक्यूमेंट व्हिच रिलेटेड टू एनी सच ट्रांजैक्शन एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ 11, सेक्शन 11 में क्या बात की थी हमने, राइट एंड कस्टम्स एंड उसके बारे में बात की गई थी, राइट्स के बारे में की गई थी और कस्टम्स के बारे में बात की गई थी इसमें, ठीक है। उसमें जो क्लॉज वन था जिसमें बोलते थे कि ट्रांजेक्शन्स का वो रेलिवेंट्स होते हैं, जब कोई क्रिएटेड मॉडिफाइड वगैरह किए जाते हैं, तब वो कस्टम्स एंड राइट्स क्या होते हैं, हमारे रेलिवेंट होते हैं। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई डीड या फिर बिल एंड डॉक्यूमेंट में कंटेन करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्टेटमेंट मेड बाय अ
नंबर ऑफ पर्सन एक्सप्रेस्ड फीलिंग और इम्प्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू द मैटर एंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें जरूरी नहीं कि वो पर्सन डेथ उसकी डेथ हो चुकी हो, नहीं इसमें जरूरी नहीं है। बस स्टेटमेंट ये बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि कोई स्टेटमेंट है जो नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वो उन्होंने एक्सप्रेस किए थे जो भी अपनी फीलिंग्स थी, जो भी इंप्रेशन थे, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी किसी क्वेश्चन ऑफ मैटर के रिगार्डिंग, जो भी उन्होंने एक्सप्रेशन दिए थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था या इंप्रेशन दिए थे, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा दिया गया था वो स्टेटमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इलस्ट्रेशंस के ऊपर चलते हैं कि इसके इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं, काफी सारे हैं, थोड़ा स्पीड से लूंगी मैंने। ठीक है। ए बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी और ए डाइज इंजरी रिसीव्ड इन द ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स ऑफ व्हिच शी वाज रेप्ड। द क्वेश्चन इज वेदर शी वाज रेप्ड बाय बी और द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज किल्ड बाय बी under the circumstances that a shoot would lie against B by A's widow. Statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under the consideration are relevant fact। देखो इसमें ये बोल रखा है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कोर्ट के सामने कि क्या बी ने जो है ए का मर्डर किया है कि नहीं किया है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी इंजरी उसको दी गई थी जब उसका रेप कमिट किया जा रहा था, उसमें जो भी उसने इंजरी रिसीव की थी उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई थी। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर द शी वाज रेप्ड बाय बी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या उसका रेप बी के द्वारा किया गया था, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि बी ने उसके डेथ इसलिए कॉज की थी कि वो ये चाहता था कि जो भी बी का जो भी पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी पर्सन है, जो भी उसका, वो क्या करे, उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चलाए, ये उसका पर्पस हो सकता है। तो जो भी स्टेटमेंट ए के द्वारा दिया गया है कॉज ऑफ हिज और हर डेथ, उसकी जो भी डेथ है उसके बारे में जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है, कॉज ऑफ हिज हर और डेथ के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिया है, जिसमें रेस्पेक्ट रेफरिंग किया है उसने रेस्पेक्टिवली मर्डर के बारे में, रेप के बारे में, जो भी एक्शनेबल रॉन्ग हुआ है उसके साथ में, उसके बारे में जो भी उसने दिया है अंडर द कंसिडरेशन के अंदर, तो ये सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, उसके रेलेवेंट हो जाएंगे। बी बोलता है द क्वेश्चन इज एज टू द डेथ ऑफ डेट ऑफ द एज बर्थ an entry in the diary of the deceased surgeon regularly kept in the course of the business stating that on a given day he attended A's mother and delivered her of a son is a relevant fact। देखो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि जो ए की डेथ है, सॉरी ए की जो ए को जो जन्म हुआ था ना, वो उस पर्टिकुलर डेट पे हुआ था कि नहीं हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल जो भी सर्जन था जिसने क्या किया था, डिलीवरी की थी, तो जो भी उसको डायरी रखता था ना, जो डिजीज सर्जन है जो भी उसकी डायरी रखता था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पर, ठीक है, केप्ट करता था, उसमें स्टेटिंग उसमें डेट लिखी गई है पर्टिकुलर के उस डे को उसने अटेंड किया था एक ही माँ को और डिलीवर किया था उसके एक बेटा, तो ये सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। सी बोलता था क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज इन द नागपुर ऑन द गिवन डे। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि ए उस दिन को नागपुर में था कि नहीं। द स्टेटमेंट द डायरी ऑफ द डिजीज सॉलिसिटर, जो डिजीज सॉलिसिटर था वो एक डायरी केप्ट कर रेगुलेट करता था, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो एक डायरी रखता था। ठीक है, उसमें उसने क्या किया था, दैट ऑन द गिवन डे ऑफ द सॉलिसिटिंग अटेंड ए एट द प्लेस ऑफ मेंशन इन द नागपुर। उस दिन क्या किया था उसने, सॉलिसिटर ने अटेंड किया था ए को उस दिन। ठीक है, उस दिन उसने डेट मेंशन की उसमें, और उसी दिन उसने जो ए था उसको अटेंड किया था नागपुर के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ कन्फरिंग विद हिम अपॉन द स्पेसिफिक बिजनेस, अपना जो भी स्पेसिफिक बिजनेस था उसके रिगार्डिंग उसको कोई भी डिस्कस करना था, तो उसके लिए रिगार्डिंग वो क्या हुआ था, ए को और ए जो सॉलिसिटर जो है वो नागपुर में कहीं पे भी उनको एक दूसरे से वो मिले थे। तो जो भी सॉलिसिटर ने अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो डायरी थी उसमें जो भी चीजें डेट लिखी थी उस डेट को, तो वो डेट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगी। डी बोलता था क्वेश्चन इज वेदर अ शिप्ड शेल फ्रॉम मुंबई हार्बर ऑन अ गिवन डे। ठीक है, द लेटर गिवन बाय द डिजीज्ड मेंबर ऑफ द मर्चेंट फर्म्स बाय विच शी वाज स्टार्टेड ऑन देयर करेस्पॉन्डेंस इन द चेन्नई। ठीक है, टू whom the cargo was consigned stating that the ship sailed ऑन अ गिवन डे फ्रॉम मुंबई पोर्ट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब उसने क्या किया था, एक लेटर में लिखी गई थी, इस डिजीज के लेटर में लिख रही थी कि जो चार्टर है टू द करस्पॉन्डिंग इन द चेन्नई, वो चेन्नई में गया है, तो जो भी स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया था वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। ये बोल रखा है द क्वेश्चन इज वेदर द रेंट वाज पेड टू ए फॉर द सर्टेन लैंड, द लेटर फ्रॉम एज डिजीज एजेंट टू ए saying that he had received the rent on the A's account and held it at A's order is relevant। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर रेंट उसको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ लैंड लैंड के रिगार्डिंग,
तो जो भी ए का जो एजेंट था, डिजीज्ड एजेंट जो था, उसके द्वारा एक लेटर उसको लिखा गया था कि आपकी जो है रेंट रिसीव कर लिया है इस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसके रिगार्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड। द स्टेटमेंट ऑफ द डिजीज क्लेगरी मैन दैट clergyman that he married them under the such circumstances that the celebration would be a crime is relevant। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट कैलेगरी मैन ने जो दिया था ना, कैलेगरी मैन जो स्टेटमेंट दे के गया था अपना जो भी उसमें जो मेंशन करते हैं वो सारी चीजें मेंशन की थी उसने, तो वो फैक्ट्स क्या हो जाएगा हमारा रेलिवेंट हो जाएगा कि ए और बी क्या है, उनकी मैरिड हो चुकी है, लीगली वो मैरिड है। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेदर ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड wrote a letter on the certain day that the fact that a letter written by him is a dated on that day is relevant। अब ए इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, ऐसा व्यक्ति है जो मिल नहीं रहा है, जो उसने लेटर लिखा था उस पर्टिकुलर डे के लिए, तो जो लेटर उसने लिखा था ना, द फैक्ट दैट द लेटर जो रिटर्न किया गया था उसके द्वारा उस पर्टिकुलर डेट के लिए लिखा गया था, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल रखा है द क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द ब्रेक ऑफ द शिप, the protest made by the captain whose attendance cannot be procured is a relevant। तो उसका जो भी अटेंडेंस जो उसने प्रिक्योर नहीं की थी, जो भी उसका प्रोटेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इसमें रिलेवेंट हो जाएगा। जो भी उनकी जो है एक्ट किए जाते हैं ना उस पर्टिकुलर डे के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे रेलिवेंट हो जाते हैं। the question is whether a given road is a public way। स्टेटमेंट वाई ए, जो भी स्टेटमेंट ए के द्वारा दिया जाएगा, डिजीज हैंडमैन और तो ब्लेज होगा जो कि, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि ये पब्लिक रोड है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। The question is what was the price of the gain on the certain day in the particular market? The statement of the price made by the disease business person in the ordinary course of business will be relevant हो जाएगा। The question is whether A who is a dad was a father of the B। The statement by A that we was his son वो भी relevant हो जाएगा। ठीक है, then the question is what was the date of the birth of A letter from A's disease father to his friend। ठीक है, उसके रिगार्डिंग डेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जहाँ पे अगर कोई लेटर रिसीव्ड हुआ है ए के डिजीज जो फादर थे उनसे उनके दोस्त के लिए, अनाउंसमेंट कर रहा है उसमें कि जो भी जो बर्थ है ना ए का ऑन गिवन डे उस पे हुआ था, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रेलेवेंट हो जाएगा लेटर वाला। एम क्या बोल रखा था, क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड। एंट्री इन द मेमोरेंडम बुक बाय सी द डिजीज्ड फादर ऑफ बी हिज डॉटर्स मैरिज विद ए ऑन द गिवन डेट। तो वो चीजें क्या हो जाएंगी जो मेंशन की गई थी मेमोरेंडम के अंदर, जो बुक में कैप की गई थी, एंट्री वगैरह की गई थी, वो रेलिवेंट हो जाएंगी। Next है and A shoes B for the label expressed in the painted caricature exposed in shop window। The question is as to the similarities of the caricature and the Levius character। अगर इसमें ये similarities लिखनी है, caricature के अंदर जो Levius character उसके अंदर similarities लिखनी है, तो remark of the crowd of the spectators on these point may be proved। देखो इस जो भी क्राउड वगैरह है ना उसके द्वारा क्या उसमें रिमार्क दिया जा रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये चीज क्या है प्रूव करेंगे उस पॉइंट को। ठीक है, तो ये चीजें क्या वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम 27 रेलिवेंस टू द सर्टेन एविडेंस फॉर द प्रूफ इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स ट्रूथ ऑफ द फैक्ट हेयर स्टेटेड। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि रेलिवेंसी द सर्टेन एविडेंसेस फॉर प्रूविंग इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ द फैक्ट देयर एंड स्टेटेड। कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट जो दिया गया ना वो प्रीवियस क्या सब्सिक्वेंट हमने जो प्रीवियस स्टेटमेंट दे दिया कि वो सब्सिक्वेंट किसी भी उसके अंदर रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा। तो एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, एविडेंस दिया गया किसी विटनेस के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग में और बिफोर एनी पर्सन जो कि अथोराइज्ड है बाय लॉ के द्वारा टू टेक एविडेंसेस लेने के लिए, इज रेलिवेंट हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है, तो वो रेलिवेंट कब हो जाएगा, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हो जाएगा। और इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब वही सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है और आगे चल के किसी भी स्टेज पे अगर वो एविडेंसेस की आवश्यकता पड़ती है, तो वही चीज क्या हो जाएगी, वह रेलिवेंट हो जाएगा। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच स्टेट व्हेन द विटनेस इज अ डेड कैन नॉट बी फाउंड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस और kept out of the way by the adverse party or of his presence cannot be obtained without an amount of delay। इसमें एक को नए ऐड कर दिया गया है, पिछले 26 के अंदर हमने चार देखे थे,
ठीक है, अगर वो डेड हो जाता है, कैन नॉट बी फाउंड नहीं हो रहा है या इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने में, या उसकी जो अटेंडेंस है कैन नॉट बी प्रिक्योर नहीं कर सकती विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एंड एक्सपेंसेस के। इसमें एक नई चीज ऐड हुई है कि केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी के द्वारा उसको कहीं दूर रखा जा रहा है। ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कंसीडर अनरीजनेबल, जहां उसको लगता है, तो जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग हो चुकी है, वो प्रोसीडिंग वहीं खत्म हो गई, कोई दूसरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस एविडेंस को वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसी प्रोसीडिंग के दौरान कोई लेटर स्टेज जब आ रही है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे ऐसा एविडेंस की तरह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज, प्रोसीडिंग किसके बीच में होनी चाहिए, सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वो सेम होने चाहिए। दैट द एडवर्स पार्टी जो होने चाहिए ना, एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट इन अपॉर्चुनिटी टू द क्रॉस एग्जामिन। ठीक है, एडवर्स पार्टी जो थी उसके पास में जो पहले जो प्रोसीडिंग हुई थी उसके अंदर उसके पास राइट इन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था वो, उसके पास राइट होना चाहिए था क्रॉस एग्जामिनेशन का। एंड द क्वेश्चन इज issue were substantially the same in the first as in the second, और जो भी इश्यू है ना वो क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। तो जो पहली प्रोसीडिंग में जो इश्यू था वही क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए सेकंड प्रोसीडिंग के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल डीम टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो उनको क्या माना जाएगा, प्रोसीडिंग माना जाएगा बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड के बीच में, इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो चुका है, इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी पहला जो स्टेटमेंट दिया गया था इन पर्सन के द्वारा जो कि डेथ हो चुकी है, कैन नॉट बी फाउंड इनकेपेबल एविडेंस देने में इनकेपेबल हो गया है, जिसको कैप्ट आउट किया गया है बाय द वे ऑफ एडवर्स पार्टीज के द्वारा, या जिसकी अटेंडेंस को प्रिक्योर नहीं किया जा सकता विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस के, तो उसके द्वारा जो प्रीवियस स्टेटमेंट कोई दिया गया था, तो वो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर या उसी सेम प्रोसीडिंग्स में लेटर स्टेज पे क्या किया जा सकता है, वो फैक्टर इश्यूज के अंदर रेलिवेंट हो सकता है। अब प्रोवाइजो क्या बोल रखा है कि पार्टीज जो होनी चाहिए प्रोसीडिंग्स के अंदर सेम पार्टीज होनी चाहिए, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन भी है तो भी सेम पार्टीज के होने चाहिए। ठीक है, और एडवर्स पार्टी के पास में जो है फर्स्ट प्रोसीडिंग के दौरान क्या होना चाहिए था, उसके पास में राइट होना चाहिए था, उसको राइट होना चाहिए था कि वो और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था उस मैटर के अंदर। ठीक है, एंड जो भी इश्यू क्वेश्चन एंड इश्यू होगा ना वो सब्सटेंशियली सेम होगा फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसीडिंग्स के अंदर।